Hello guys, welcome to Amika Jains. Today we are going to discuss Analytical School of Jurisprudence. Guys, Natural Law School already explained in previous lectures. The link is given in description. So starting with Analytical School of Jurisprudence, हमारे दिमाग में क्वेश्चन अराइज होता है कि एनालिटिकल स्कूल, फिर से एक स्कूल आ गया, क्या है ये स्कूल? एनालिटिकल मतलब एनालिसिस करते हैं यहाँ पे किसका? लॉ का। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते वक्त इन मॉडर्न एज ये बताया गया कि ह्यूमन कंडक्ट को कंट्रोल कैसे किया जाए। इट हैज़ बिन ट्रीटेड एज अ साइंस ऑफ सोशल कंट्रोल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। इन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को डिफरेंट स्कूल्स में बांटा, ठीक है। अलग अलग अप्रोचेस ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को अलग अलग स्कूल्स के अंदर रिप्रेजेंट किया। जो सेलमेंट हैं उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसे कि एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल एंड एथिकल स्कूल। एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस लीगल पॉजिटिविज्म का एक ब्रांच है। लीगल पॉजिटिविज्म एक ऐसा अप्रोच है लॉ की तरफ जो नेचुरल लॉ को रिजेक्ट करता है। ओके, इस एनालिटिकल स्कूल में हम 4 मेन ज्यूरिस्ट के बारे में बात करेंगे। एमिनेंट ज्यूरिस्ट जेमेरी बेंथम, एमिनेंट ज्यूरिस्ट जॉन ऑस्टिन, एमिनेंट ज्यूरिस्ट HLA हार्ट एंड एमिनेंट ज्यूरिस्ट हेल्स केल्सन। हेल्स केल्सन के ऊपर प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। मेनली हम 3 ज्यूरिस्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जेमरी बेंथम, जॉन ऑस्टिन एंड HLA हार्ट। ओके, एनालिटिकल स्कूल में हमें यह पता लगता है कि लॉ एक्चुअली में है क्या। ओके, मीन्स ये जो एनालिटिकल स्कूल है ये एनालाइज किसको करता है? जो प्रेजेंट फॉर्म में लॉ होता है उसको एनालाइज करते हैं ये, ना कि ये कि लॉ क्या होना चाहिए, ये लॉ क्या था। इनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस ये यहाँ पे इस चीज़ को एनालिसिस करते हैं कि प्रेजेंट फॉर्म में लॉ क्या है, जब वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो क्या है। ओके, दिस स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डील्स विद लॉ एज इट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म। ओके, ये क्या करते हैं? ये एनालिसिस करते हैं लीगल सिस्टम जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करता है। द एक्सपोनेंट्स ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस कंसिडर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉ इज इट्स रिलेशन विद द स्टेट। ओके, जो एनालिटिकल स्कूल को इंटरप्रेट करते हैं ज्यूरिस्ट, उनका मानना यह है कि जो लॉ का मेन एस्पेक्ट है वो यह है कि रिलेशन कैसा है उसका स्टेट के साथ। क्या स्टेट उसको बाइंडिंग करवाना चाहता है, नहीं करवाना चाहता है, क्या रिलेशन है। उन्होंने लॉ को सॉवरेन की कमांड बताया यहाँ पर ज्यूरिस्ट्स ने, ठीक है। तो इस स्कूल को हम इंपेरेटिव स्कूल भी कहते हैं। ओके, आदेशात्मक स्कूल। थिंकर्स इन दिस स्कूल आर नाइदर कंसर्न्ड विद पास्ट ऑफ द लॉ। देखो, ये पास्ट क्या है लॉ का, कैसा था लॉ, कुछ मतलब नहीं है। फ्यूचर क्या है, कैसा होना चाहिए लॉ, कुछ मतलब नहीं है। द स्टडी ऑफ लॉ एज इट एक्चुअली एग्जिस्ट, कि भाई आज के दिन कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि पॉजिटिव लॉ। सो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लॉ स्कूल भी कहते हैं। ओके, अब बात आती है बेंथम एंड ऑस्टिन के बारे में। जो बेंथम है उनको फाउंडर कहा जाता है एनालिटिकल स्कूल का, और जो ऑस्टिन है उन्हें फादर कहा जाता है एनालिटिकल स्कूल का। जबकि ऑस्टिन जी ने बेंथम जी की थ्योरीज में से उनको ट्रांसफॉर्म करके कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऐड करके अच्छे वे में एक्सप्लेन किया। सोर्स कहाँ सा, इन्फ्लुएंस कहाँ से हुए थे? बेंथम की थ्योरी से। बट फिर भी बेंथम को फाउंडर कहा गया और ऑस्टिन को फादर, क्योंकि बेंथम के जो वर्क्स थे वो लेट पब्लिश हुए। ओके, नाउ इसलिए इनको फिर ऑस्टिन स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कहा जाता है। पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव लॉ जनरल वे में समझिए। पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है जो नेचुरल वे से ना बना हो, ह्यूमन ने ह्यूमन के लिए बनाया हो, इनेक्ट किया हो, बाय लेजिस्लेचर बनाया हो, बाय कैसे भी आया हो, लेकिन ह्यूमन ने ह्यूमन के लिए बनाया हो। ओके, दैट इज नोन एज पॉजिटिव लॉ। नाउ एमिनेंट ज्यूरिस्ट बेंथम, बर्थ हुआ था 1748 में एंड डेथ हुई 1832 में। उन्होंने लॉ को बताया कि लॉ इज असेंबलेंस ऑफ साइंस, डिक्लेरेशन ऑफ वोलेशन कंसीव्ड और अडॉप्टेड बाय सॉवरेन ऑफ स्टेट। इनकी एक बहुत फेमस बुक है द लिमिट ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, ठीक है।
इस बुक को याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, आप एक कॉपी पेन लीजिए, उसके अंदर की पॉइंट्स बनाते चलिए, जिससे लास्ट में आपको रिकॉल करते वक्त बहुत आसानी होगी और आपको ये याद भी हो चुका होगा। तो व्हाट इज़ सोर्स? सोर्स में क्या होता है कि जो बेंथम जी हैं वो कहते हैं कि जो लेजिस्लेशन है वो हमेशा सोर्स ऑफ लॉ रहता है। लेकिन अब हम देखें कि जो यूनाइटेड किंगडम है वहाँ पे तो लॉ जो है वो लिखा हुआ तो है नहीं। तो क्या होता है कि वहाँ पे जो लॉ है वो डेवलप हुआ है कस्टम्स के द्वारा। तो जो कुछ जूरिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि लेजिस्लेशन ही लॉ बनाए, जैसे कि यूके में नहीं है। वहाँ पे तो जो लॉ है वो कस्टम्स ने बनाया के दिया है, और वो एक सोसाइटी की और टाइम की नीड थी जो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रो हुआ। ओके, तो बेंथम जी ने इस व्यू को रिजेक्ट किया और कहा कि कस्टम कभी सोर्स ऑफ लॉ नहीं हो सकते। उन्होंने आइडिया दिया कोडिफिकेशन का, कि जो लॉ होना चाहिए वो एक्ट्स के फॉर्म में कोडिफाइड होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। ही प्लीडेड फॉर कोडिफिकेशन एंड कंडेम्ड जजमेंट लॉ एंड कस्टम्स। उन्होंने प्रेसिडेंट्स जो होते हैं, जो हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट्स में बनाते हैं, या फिर जो अदर जजमेंट लॉ होते हैं, उनकी निंदा करी और कोडिफिकेशन के आइडिया को सुप्रीम रखा। उन्होंने बताया ही प्लीडेड दैट एवरी लॉ मे बी कंसिडर्ड इन द लाइट ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कि एक लॉ जो होता है उसको अलग अलग एस्पेक्ट्स में देखा जाना चाहिए। द फर्स्ट वन इज व्हाट इज द सोर्स, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक्सटेंट कहाँ तक है, एस्पेक्ट्स क्या है, फोर्स या सैंक्शन है या नहीं, रेमेडियल स्टेट है नहीं, एक्सप्रेशन क्या है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ लॉ? तो कहते हैं कि सोर्स ऑफ लॉ इज द विल ऑफ द सोवरन, कि सोवरन की इच्छा है, विल ऑफ सोवरन, तो सोवरन की इच्छा है वो, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ लॉ मेड बाय हिम और अडॉप्ट लॉज मेड इन द फ्यूचर बाय सबॉर्डिनेट अथॉरिटी, या तो वो उन्होंने खुद बनाए हों या फिर वो अडॉप्ट किए हों कहीं से सबॉर्डिनेट अथॉरिटी से। ओके, जो ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर लॉ का ऑब्जेक्ट होता है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव कंडक्ट जो है उसको रेगुलेट करे। कैसे? बाय इम्पोजिंग ड्यूटीज़, या फिर परमिशंस दे, किसी प्रकार की कोई परमिशन देना लॉ के अंडर आता है ना। एक्सटेंट, नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंट। अब एक्सटेंट की बात होती है तो एक्सटेंट मतलब किस दूरी तक, किस एक्सटेंट तक, अप टू व्हाट एक्सटेंट लॉ इज एप्लीकेबल। जो लॉ होता है वो पर्टिकुलर लैंड को कवर करता है। हमारा एक जो सिविल लॉ है, हमारा म्यूनिसिपल लॉ है, जो वो हमारी इंडियन टेरिटरी को कवर करता है। उससे बाहर हमारा जो इंडियन लॉ है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वैलिड नहीं होगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान का यहाँ नहीं होगा। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज एक्सपेक्ट। इट मेड डायरेक्टिव और सैंक्शनर। कमांड इज ओनली वन ऑफ द एक्सपेक्ट ऑफ द विल ऑफ द सोवरेन। नेक्स्ट थिंग इज फोर्स और सैंक्शंस। इट इज फॉर रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन द सोसाइटी, ठीक है। रेमेडी स्टेट इन ऑर्डर टू स्टॉप और प्रिवेंट द एविल, दे आर एड्रेस्ड टू जज विद अ व्यू टू क्योरिंग द एविल और प्रिवेंटिंग द फ्यूचर एविल। इसमें क्या है, क्या बताना चाहते हैं? रेमेडी स्टेट क्या होती है लॉ की, कि उससे रेमेडी दी जाए। अब कोई ऑफेंस कमिट होता है, उसको हम, जो ऑफेंडर होता है उसको हम पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। पनिशमेंट इसलिए दी जाती है क्योंकि तो उसने रॉन्ग किया है, और दूसरा इसलिए भी दी जाती है ताकि दूसरे इससे सबक लें और सीखें कि ये ऑफेंस हमें नहीं करना, इसके लिए पनिशमेंट बन चुकी है। ओके, और नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन, जहाँ पर लिटरल इंटरप्रिटेशन होता है, जहाँ पर नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेशन, जहाँ पर एक्सप्रेशन कंप्लीट है लॉ का, वहाँ पर जजेस जो हैं वो लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे, और जहाँ पर एक्सप्रेशन कंप्लीट नहीं है वहाँ पर लिबरल इंटरप्रिटेशन होगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म। ओके, इसमें क्या बताते हैं कि लॉ का क्या फंक्शन है? लॉ का फंक्शन है इंडिविजुअल को फ्री कर देना किसी भी बंदी से, और उनके ऊपर कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होनी चाहिए फ्रीडम्स के मामले में। ओके, अब जब एक इंडिविजुअल फ्री होगा, उसकी फ्रीडम्स के ऊपर कोई रोक टोक नहीं होगी, तो वो अपने भले के लिए खुद काम करेगा। ही शैल बी लुकिंग आफ्टर हिज वेलफेयर। बेंथम जी ने लेजेस फायर्स को सपोर्ट किया। इसका मतलब क्या है कि मैन जो है, एक आदमी जो है, वो फ्री है अपने डिसीजन लेने में कि उसको क्या ट्रेड करना है और क्या बिजनेस करना है उसके मामले में। वहां पर स्टेट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। जो पर्पस ऑफ लॉ है,
जो पर्पस ऑफ लॉ है, क्या पर्पस है? पर्पस ये है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ हैप्पीनेस द ग्रेटर द नंबर ऑफ पीपल, कि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल में, ज़्यादा लोगों में ज़्यादा खुशहाली, लॉ का ये मतलब होता है। मतलब जो ये थ्योरी है बेंथम जी की, ये डिपेंड करती है प्लेजर एंड पेन की थ्योरी पे। ओके, थ्योरी का क्रिटिसिज्म क्या हुआ कि इन्होंने कस्टम को रिजेक्ट कर दिया, जज मेड लॉ को भी रिजेक्ट कर दिया, और लेजिस्लेशन की जो पावर है उसको ओवर एस्टिमेट किया, ठीक है। और प्लेजर एंड पेन जो इन्होंने क्राइटेरिया बताया वो सफिशिएंट नहीं होता एक लॉ की एडिकेसी को चेक करने के लिए। नाउ जॉन ऑस्टिन 1790 में इनका बर्थ होता है, 1859 में इनकी डेथ होती है। एमिनेंट जूरिस्ट जॉन ऑस्टिन फाउंडर कहलाते हैं एनालिटिकल स्कूल के। उन्होंने अपनी जो स्टडी यहाँ पे की स्कूल में उसको सिर्फ पॉजिटिव लॉ तक ही सीमित रखा। उन्होंने लेक्चर्स दिए लंदन यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और उनकी ये जो वर्क है जिसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं, ये सब पब्लिश हुआ, एक मेन बुक है जो द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। ओके, 2 बुक का अभी तक जिक्र हो चुका है। ओके, और ही डिस्कस द सोर्सेज ऑफ लॉ एंड प्रेजेंटेड एन एनालिसिस ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम। According to Austin, a rule laid down for the guidance of an intelligent being by an intelligent being having power over them. According to Austin के मुताबिक रूल क्या है? रूल वो है जब कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, गाइडेंस देता है दूसरे व्यक्ति को, और जो वो बुद्धिमान है जो गाइडेंस देता है उसके पास पावर भी है, पावर ओवर देम, उनके ऊपर पावर भी, ठीक है। तो मेन जो यहाँ पर चीज़ समझने की है वो ये है कि उन्होंने लॉ को कैटेगराइज कैसे किया। ऑस्टिन जी ने लॉ को कैटेगराइज इस 2 फॉर्म में किया। उन्होंने कहा लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड, ओके, लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड एंड लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड। अब जो लॉ प्रॉपरली सो कॉल्ड है उसके अंदर 2 पार्ट बनते हैं, लॉ ऑफ गॉड एंड ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ फर्दर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। जो लॉ इम्प्रॉपरली सो कॉल्ड है उसके अंदर आता है लॉ ऑफ एनालॉजी, मीन्स लॉ ऑफ फैशन, हमें जिस कैसे कह सकते हैं इसका पार्ट होता है। लॉ ऑफ मेटाफर्स, जिसके अंदर ग्रेविटी लॉ, न्यूटन्स के लॉ ये आते हैं जो साइंटिफिक हैं, बट ये लॉ होते ही नहीं एक्चुअल मेन में ऑस्टिन के अकॉर्डिंग। पॉजिटिव लॉ क्या होता है? लॉ सेट बाय पॉलिटिकल सुपीरियर या फिर प्राइवेट पर्सन के द्वारा, ठीक है, जिसको पॉलिटिकल सुपीरियर ने पावर्स दे रखे हैं। ऑस्टिन के मुताबिक ये जो लॉज हैं ये प्रॉपर सब्जेक्ट हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस के। पॉजिटिव लॉ से अलग जो अदर लॉ है वो आता है पॉजिटिव मोरालिटी। ये लॉ ना तो पॉलिटिकल सुपीरियर बनाते हैं, मतलब सॉवरेन नहीं बनाते, ना ही उनके अकॉर्डिंग उनके बिहाफ पे कोई मैन बनाता। ऑस्टिन जी ने इंटरनेशनल लॉ को इस कैटेगरी के अंडर रखा क्योंकि उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल लॉ को मानना या नहीं मानना एक स्टेट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है। वो अलग बात है कि स्टेट्स ज़्यादातर मान लेते हैं एक दूसरे, मतलब इंटरनेशनल लॉ का पार्ट बनते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं, उनको मान लेते हैं, बट इट इज़ देयर डिस्क्रिशनरी पावर वेदर टू एक्सेप्ट और वेदर नॉट। लॉ ऑफ एनालॉजी के अंदर आता है लॉ ऑफ फैशन, एंड लॉ बाय मेटाफर के अंदर आता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। एक और जो यहाँ पे बताते हैं वो बात मेन कि लॉ इज एनेक्टेड बाय पॉलिटिकल सुपीरियर फॉर पॉलिटिकल इन्फीरियर। ओके, लॉ इज कमांड ऑफ सोवरेन। लॉ कमांड जो है उसके अंदर क्या होता है? कमांड कंसिस्ट ऑफ ड्यूटी एंड सैंक्शंस बोथ। द 4th पॉइंट इज जो सिर्फ जनरल कमांड है सोवरेन की वही लॉ होती हैं। ओके, अब जैसे डिक्लेरेटरी लॉ है, दीज आर लॉज which are passed to explain those laws which are already in force, they can't regarded as command। अब जो लॉ पहले ही बन चुके हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई और लॉ बन रहा है तो वो कोई कमांड तो है नहीं, ठीक है। वो लॉ तो बेशक है लेकिन वो कमांड नहीं है, तो उनको हम कमांड रिगार्ड नहीं करेंगे। लॉ टू रिपील लॉ, किसी लॉ को
विड्रॉ करना है, किसी को हटाना है, तो उसके लिए जो लॉ बनता है, जैसे हम अमेंडमेंट्स कहते हैं, दिस इज अ विड्रॉल ऑफ लॉज बट नॉट अ कमांड, वो कमांड नहीं होती। ओके, लॉ ऑफ इम्परफेक्टली ऑब्लिगेशन मीन्स दीज लॉज आर नॉट हैविंग एनी सैंक्शंस विद दैम। इन लॉज में कोई सैंक्शंस ही नहीं होती है। टाइम बार डेट होती है। टाइम बार डेट का मीनिंग ये होता है कि जब आप मान लो डेटर ने किसी से पैसे लिए, हमने किसी से पैसे लिए और हमने उसके पैसे वापस ही नहीं किए, क्यों? क्योंकि उसने मांगे नहीं, और फिर कुछ टाइम पीरियड होता है जब तक वो मांग सकता है, उसके बाद जब वो हमसे मांगता है तो हम बाउंड नहीं है। ठीक है, तो क्रिटिसिज्म क्या है इसका? ऑस्टिन जी की थ्योरी का क्रिटिसिज्म सबसे पहले ये आता है कि उन्होंने कस्टम को इग्नोर किया। उन्होंने बताया लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरन, लेकिन उन्होंने कस्टम जो बिल्कुल हैं, जो कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं पीपल के, उनको तो बिल्कुल ही क्रिटिसाइज कर दिया, बिल्कुल इग्नोर कर दिया। जज मेड लॉ जो है, उन्होंने किसी भी प्रेसिडेंट के लिए या इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। कन्वेंशंस जो हैं, कन्वेंशन ट्रीटीज जो एनफोर्सेबल बाय कोर्ट ही नहीं रही, तो वो इसके अंदर आती नहीं है। ठीक है, ऑस्टिन की डेफिनेशन के अंडर। रूल सेट बाय प्राइवेट पर्सन, जो सैंक्शंस इज नॉट नेसेसरी, वो कहते हैं कि सैंक्शन जो है वो कहते हैं कि सैंक्शन ज़रूरी है, लेकिन सैंक्शन ज़रूरी नहीं होती। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, इट इज़ द सैंक्शन अलोनली विच इंड्यूसेस द मैन टू ओबे। उनके मुताबिक सैंक्शंस ही हैं जो लोगों को लॉ को फॉलो करने के लिए फोर्स करती हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना सैंक्शंस के डर के लॉ को फॉलो करते हैं, एज ए ड्यूटी समझ के फॉलो करते हैं। तो वहाँ पर आकर ऑस्टिन जी का कंसेप्ट फेल होता है, क्रिटिसाइज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट एमिनेंट जूरिस्ट इज HLA हार्ट। ओके, जो हमारे पास मिस्टर हार्ट हैं, ये बॉर्न हुए थे 1907 में। इन्होंने प्रैक्टिस किया चांसरी बार में, और 1952 से लेकर 1968 के तौर पर इन्होंने प्रोफेसर के तौर पर काम किया, जूरिस्प्रूडेंस के प्रोफेसर के तौर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने ज्वाइन किया प्रिंसिपल के तौर पर ब्रेनेंसियस कॉलेज ऑफ एट ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड में कॉलेज के प्रिंसिपल बने। क्या हुआ? हार्ट ने डेवलप्ड हिज फिलॉसफी ऑन रूल्स। उसने अपने कुछ रूल्स के ऊपर बनाई, जैसे कि प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स, और उन्होंने कहा कि जब इनका यूनियन हो जाएगा तो वो लॉ को जन्म देगा। HLA हार्ट के अकॉर्डिंग प्राइमरी रूल्स जो हैं वो रूल्स हैं जो कुछ ड्यूटी इम्पोज करते हैं सभी के ऊपर, और वो ड्यूटीज़ बाइंडिंग भी होती हैं। क्यों? क्योंकि सभी लोग उनको फॉलो कर रहे होते हैं। इजी शब्दों में समझते हैं, जनरली स्पीकिंग, जैसे सपोज़ कीजिए कि हमारा जो ट्रैफिक लाइट पे हम रुकते हैं, रेड लाइट होते हैं, हम रुक जाते हैं। सपोज़ कीजिए कि ये लॉ ना होता और सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी रूल होता विच इम्पोजेस ड्यूटी, जो हमारे ऊपर ड्यूटी इम्पोज कर रहा है कि हमें कहाँ रुकना है, रेड लाइट पे। और ये क्यों बाइंडिंग है हमारे ऊपर? क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो शायद हमारे खिलाफ ही कोई एक्शन हो जाए पब्लिक के द्वारा, है ना। तो इसीलिए ये बाइंडिंग होता है। ये होता है प्राइमरी रूल्स। सेकेंडरी रूल्स विच आर पावर कन्फरिंग, सेकेंडरी रूल्स which are power conferring enables the legislature to modify their policies. Okay? प्राइमरी रूल्स में मेजर डिफेक्ट्स आते हैं कि एक तो ये अनसर्टेन है, दूसरा इनका स्टैटिक नेचर है, और ये इनएफिशिएंट है। तो जो सेकेंडरी रूल्स क्या होते हैं? सेकेंडरी रूल्स प्राइमरी रूल्स को सुधारने के लिए होते हैं। रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन इम्प्रूव्ड द, रूल्स ऑफ रिकॉग्निशन होता है एक रूल ऑफ रिकॉग्निशन। क्या होता है? ये इम्प्रूव कर देता है किसकी प्रॉब्लम को? अनसर्टेनिटी की प्रॉब्लम को। सेकेंड थिंग इज रूल ऑफ चेंज। इसमें क्या होता है कि जब कभी हमें लगता है कि जो हमारा प्राइमरी रूल है वो सोसाइटी की नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तब हम उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर सकते हैं। रूल ऑफ एडजुडिकेशन to make efficient and to remove the dispute related to natural phenomenon in society. Natural phenomenon से related कोई dispute को हटाने के लिए और उसको efficient बनाने के लिए rule of education बनाया जाता है। According to Hart, जब कोई पार्लियामेंट नहीं था, ना कोई लेजिस्लेटिव लॉ था, लॉ फिर भी डेवलप होता था इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी रूल्स।
लोग इसको इस पर्पस के लिए डेवलप करते थे ताकि उनकी लाइफ स्मूथ वे में व्यतीत हो, उनको किसी प्रकार का कोई डर भय ना हो और अच्छी तरह एक पीस के साथ वो अपनी लाइफ को जिएं। When we enter into legal state, we enter into secondary rules. इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये है कि इन्होंने कंसंट्रेट किया मोरल्स के ऊपर, एंड जो मोरल्स हैं उनके लिए पॉजिटिव लॉ में कोई जगह ही नहीं है जूरिस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पॉजिटिव लॉ तो वो लॉ है जो ह्यूमन ने ह्यूमन के लिए बनाया है, मॉरल्स तो नहीं बनाए। ठीक है, थैंक यू। आज हमने डिस्कस किया एनालिटिकल स्कूल, जिसमें हमने बात की जेमरी बेंथम की, एमिनेंट जूरिस्ट जॉन ऑस्टिन की, एमिनेंट जूरिस्ट HLA हार्ट की। केल्सन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जो केल्सन प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है। ओके गाइस, डू सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share if you like, or stay tuned with the channel. Thank you.